जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों अपन नॉर्मल रूटीन में पढ़ रहे थे, रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ रहे थे। उसी क्रम में मैंने बताया था कि बीच बीच में दोस्तों अपन जो करंट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उनके ऊपर मैं बीच बीच में वीडियो लेके आता रहूँगा और आपकी जो करंट की जो तैयारी है वो आपकी एक सही दिशा में आपकी तैयारी करवाऊँगा। तो उसी क्रम में अपन दोस्तों लेके आए हैं वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट 2022-23 जो पेश हो चुका है दोस्तों 1 फरवरी को। तो उस बजट में क्या कुछ अपने देश के लिए रखा गया है, कौन कौन से जो सेक्टर हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, कौन से सेक्टर को कम इंपॉर्टेंस दी गई है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जो बजट जो टॉपिक है दोस्तों, इससे संबंधित पुराने जो भी हमने फैक्ट्स समझ सकते हो या बजट से संबंधित जो भी बिंदु हैं, उन सब बिंदुओं के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अपन उन सब बिंदुओं को कवर करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अपन बजट को याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली हेल्पफुल है जो दोस्त ऑब्जेक्टिव टाइप का जो जीके रिलेटेड एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली जितने भी प्रकार के पुलिस हैं, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, जो भी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स से या फिर आप जैसे मिलिट्री वगैरह या एसएससी वगैरह, ग्राम सेवक, पटवारी, एलडीसी, यूडीसी, इन सब की जो तैयारी कर रहा है, मेरे कहने का मतलब जो भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की, उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और जो दोस्त स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इसके बाद बजट से संबंधित एक और वीडियो आएगा जिसमें अपन आंसर राइटिंग से संबंधित बात देखेंगे। किस प्रकार एक अपन अच्छा आंसर अपना लिख सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे अपन इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो ये जो वीडियो बनाया गया स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी एग्जाम है उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो देखते रहिएगा दोस्तों पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये बजट और ये क्या है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो देखिएगा दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होती है दोस्तों 31 जनवरी को और उसके एक दिन बाद जारी होता है दोस्तों बजट। तो क्या है ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, पहले अपन इसको समझेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आखिर दोस्तों होती क्या है। जैसे कि दोस्तों आप सिंपल शब्दों में समझिए, जैसे कि अपन अपने घर के मुखिया हैं, तो अपने को अपने घर चलाने के लिए अपन एक डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें लिखते हैं कि अपना जो भोजन पे है वो इतने रुपए में व्यय करूंगा, कपड़ों पे इतने रुपए व्यय करूंगा, कॉस्मेटिक सामान पे इतना व्यय करूंगा, शिक्षा पे इतना रुपए व्यय करूंगा। इस प्रकार से अपन अपना पूरा एक मैनेजमेंट बना के चलते हैं और साल के अंत में अपन देखते हैं कि किस व्यवसाय पे अपन ने कितना व्यय किया। तो इसी प्रकार दोस्तों, चूंकि अपना देश बहुत बड़ा है तो इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है, इसका जो कि कौन से जो मुद्दे हैं उनको कितना पैसा देना चाहिए, कितना व्यय करना चाहिए, कौन से विभाग को कितने पैसे देने चाहिए, कौन से मंत्रालय को कितना पैसा मिलना चाहिए और किस प्रकार उस पैसों का वितरण करना चाहिए, किस प्रकार उनका खर्च करना चाहिए, किस प्रकार उनसे आमदनी प्राप्त होती है, ये सब जो विवरण मिलता है दोस्तों वो होती है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब बजट और इसमें अंतर क्या है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वो होती है जो दोस्तों पुराने साल का जो लेखा जोखा जो जिसके अंदर किया जाता है, मतलब 2021 का जो लेखा जोखा दोस्तों किया गया है कि इस सेक्टर में अपन ने इतने रुपए का व्यय किया, इस सेक्टर में अपन ने इतने रुपए का व्यय किया, अपन ने इस सेक्टर में कम का व्यय किया, ज्यादा करना चाहिए था, किसी सेक्टर में ज्यादा कर दिया, इसमें व्यय कम करना चाहिए था। जो बीते हुए साल का जो लेखा जोखा अपन देखते हैं वो होती है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। और बजट क्या होता है दोस्तों, बजट होता है आने वाले वर्ष को ध्यान में रख के उसके अनुसार परियोजनाएं बना के उसमें किस प्रकार से व्यय किया जा सकता है, किस योजना में कितना पैसा अनुदान किया जाना चाहिए, कौन से विभाग को कितना पैसा दिया जाए ताकि वो अपना विकास कर सके, वो होता है दोस्तों बजट। बजट होता है आने वाले वर्ष को ध्यान में रख के उसके अनुरूप है वो पैसों का डिवाइडेशन करना, सेवाओं का डिवाइडेशन करना, वो बजट में शामिल है। और लास्ट ईयर जो बीत चुका है, कितना पैसा कम किया या ज्यादा खर्च किया, ज्यादा करना चाहिए था, कम खर्च करना चाहिए था, वो होती है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब दोस्तों अपन शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपन सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे और याद करके जाएंगे यहां से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 बात देखिएगा दोस्तों, कई बार सीधा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
कि बजट शब्द का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है। ऑप्शन मिलेगा 312, 212, 112 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख दोस्तों संविधान में नहीं किया गया है, किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। उल्लेख किसका मिलता है? उल्लेख मिलता है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो और हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट को दोस्तों क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो या वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका उल्लेख दोस्तों किसमें मिलता है? इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 112 या फिर आर्टिकल नंबर 112 में मिलता है। तो याद रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, उल्लेख मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और आर्टिकल नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 112 काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी बनी है। और अब तक निर्मला सीतारमण जी दोस्तों 4 बार बजट पेश कर चुकी है। ये निर्मला सीतारमण का जो अभी जो बजट पेश किया है 1 फरवरी 2022 को, ये इनके कार्यकाल का चौथा बजट है। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश की एकमात्र महिला वित्त मंत्री जिसने 4 बार बजट पेश किया वो भी दोस्तों निर्मला सीतारमण जी है। इन्होंने चौथी बार बजट पेश किया है महिला वित्त मंत्री के रूप में। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये जो दोस्तों अपना जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी 2022 को, ये दोस्तों अपना टोटल जो अपना भारत आजाद होने के बाद बजट है दोस्तों, ये 92वां बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय का ये दोस्तों 10वां बजट है। तो इन दोनों फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, देश की पहली महिला वित्त मंत्री दोस्तों कौन थी? 1-2 बार ये भी पूछा गया है दोस्तों। तो देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी दोस्तों इंदिरा गांधी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, देश की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी बनी और पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। इसमें पूर्णकालिक वर्ड को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए बजट किन ने पेश किया? तो प्रधानमंत्री रहते हुए दोस्तों 3 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद के ऊपर रहते हुए बजट पेश किया, उनका नाम आप याद रखिएगा। वो है दोस्तों इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये 3 मेंबर ऐसे हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। ये भी दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है दोस्तों। और दूसरा और पॉइंट अपन क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया दोस्तों? नाम याद रखिएगा, R.K. षणमुखम चेट्टी। R.K. षणमुखम चेट्टी है, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। कब पेश किया दोस्तों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो दोस्तों भारत आजाद हुआ, तो सीधी सी बात है 15 अगस्त के तो बाद में ही पेश होगा। तो कब पेश हुआ दोस्तों? ये 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। डेट आप नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं, डेट हो, लेकिन दोस्तों आपको ये नाम जरूर याद रखा, R.K. षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया, काफी बार पूछा जाता है। अगर कोई दोस्त थोड़ा सा डीपली अगर स्टडी कर रहा है तो वो याद रख सकता है इस बजट की क्या थी खास विशेषता। खास विशेषता दोस्तों इस बजट में यह रही कि सूती कपड़ों पे दोस्तों पहली बार इसमें 3% टैक्स लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया दोस्तों? यह भी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। जॉन मथाई थे, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और ये कब पेश किया था दोस्तों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को दोस्तों गणतंत्र दिवस अपना मनाया जाता है, गणतंत्र हुआ था अपना देश, उसी जो 26 जनवरी से तो बाद में पेश होगा। तो ये कब पेश हुआ दोस्तों? 28 फरवरी 1950 को ही पेश हुआ था। तो 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहली बार बजट पेश हुआ, जॉन मथाई ने पेश किया। अब क्या रही थी इस बजट की प्रमुख विशेषता, तो उसको आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। इनकम टैक्स की दर को दोस्तों इसमें 30% से घटाकर 25% कर दिया गया था। ये इसमें एक महत्वपूर्ण चेंजेस किया गया था, इस बजट के महत्वपूर्ण विशेषता रही। उस समय इनकम टैक्स की दर को 30% से घटाकर 25% किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बजट का अर्थ क्या है? क्या है बजट का? बजट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे चमड़े का थैला, प्लास्टिक का थैला, इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। तो बजट है दोस्तों, याद रखना,
बजट का अर्थ ही होता है चमड़े का थैला, और बजट पेश भी दोस्तों चमड़े के थैले में ही होता है दोस्तों। तो याद रखना, बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है दोस्तों, और ये चमड़े के थैले में ही पेश होता है। और दोस्तों बजट शब्द कई बार पूछा जाता है, बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मनी है, इसे किस भाषा का शब्द है? तो बजट शब्द है दोस्तों ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो दोनों याद रखिएगा, चमड़े का थैला और फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो भारत में पहली बार बजट भी जेम्स विल्सन ने पेश किया, और भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी जेम्स विल्सन को ही माना जाता है। जेम्स विल्सन कौन थे? जिस समय दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे राज हुआ करता था, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था। और ये कब पेश किया था दोस्तों? ये पेश किया था 18 फरवरी 1860 को फर्स्ट बार बजट पेश किया था। किसने? जेम्स विल्सन ने किया था। 18 फरवरी 1860 को पहली बार जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था, और इसीलिए इसको भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो भारतीय बजट एक वर्ड यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्त, छूट गया। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों ये एसएससी के अंदर। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री है उनका नाम क्या था दोस्तों? मोरारजी देसाई था। इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया? इन्होंने 10 बार दोस्तों संसद में बजट पेश किया था। तो नाम याद रखिएगा, सबसे अधिक बार किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। और कितनी बार पेश किया दोस्तों? 10 बार इन्होंने पेश किया। अब देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट अपन क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? 2017 के बाद बजट पेश होता है। 2017 से पहले दोस्तों बजट है वो अलग अलग डेट्स को पेश हो जाता था, लेकिन 2017 के बाद दोस्तों बजट हमेशा 1 फरवरी को पेश होता है। और जैसा कि मैंने बताया अभी 1 फरवरी 2022 को अपना देश का 92वां बजट पेश किया गया है। तो 2017 के बाद ये 1 फरवरी से पेश होता है। अपन इसको नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। अब दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अंतरिम बजट किसे कहते हैं? अंतरिम बजट में शामिल होते हैं कौन कौन? अंतरिम बजट में शामिल होते हैं तो अंतरिम बजट में दोस्तों मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, इन 2 नामों को याद रखिएगा। अंतरिम बजट किसे कहा जाता है? मिनी बजट को भी अंतरिम बजट कहा जाता है, और वोट ऑन अकाउंट को भी अंतरिम बजट कहा जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो अंतरिम बजट के लिए। अब देखिए दोस्तों, अपन ने यहां से इस पूरे को याद किया। अब अपन एक बार इसको रिकॉल करते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। तो यहां से इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों एक साथ अपन याद रख सकते हैं कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और पहली महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट को यहां से याद किया, इन दोनों को एक साथ में याद किया। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए बजट 3 आदमियों ने पेश किया है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनको दोस्तों अपन ने यहां से याद किया। फिर दोस्तों एक स्वतंत्र भारत का बजट और एक दोस्तों गणतंत्र भारत का बजट, इन दोनों पॉइंट को आप एक साथ याद रखोगे। स्वतंत्र भारत का बजट षणमुखम चेट्टी और गणतंत्र भारत का बजट दोस्तों जॉन मथाई। तो इन दोनों पॉइंट को आप एक साथ याद रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों बजट शब्द का मतलब चमड़े का थैला, इसको आप अलग से याद रख सकते हो, और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके बाद दोस्तों बजट, जो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक या पहली बार बजट किसने पेश किया? ये जेम्स विल्सन ने पेश किया, 1860 में पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। दोस्तों सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति, तो इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। पहली बार बजट करने वाले जेम्स विल्सन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई। कब होता है? अब 1 फरवरी को, अब 2017 से 1 फरवरी को पेश होता है। और अंतरिम बजट से दोस्तों 2 बिंदु याद रख सकते हो, मिनी बजट कहा जाता है और वोट ऑन अकाउंट भी अंतरिम बजट को कहा जाता है। तो यहां से दोस्तों अपन ने इस पूरे को याद किया। अब दोस्तों अपन आते हैं इधर वाले पोर्शन के ऊपर। तो देखिएगा दोस्तों, इसको भी अपन पढ़ते पढ़ते याद करने का प्रयास करेंगे। मेरी टारगेट दोस्तों यही है कि मैं आपको इसको यहाँ पे सजा के लिखने का मकसद ही यही है, ताकि आपको वीडियो देखते हुए आधे से ज़्यादा या आप कहें 90% तक आपको यहाँ से याद हो जाए, और आप जब भी कंपटीशन हॉल में जाओ पेपर देने तो आप मैक्सिमम सही क्वेश्चन बना के आओ। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है अगला। तो यहां तक अपन ने दोस्तों देखा मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। इसके बाद दोस्तों अपन इसको थोड़ा एक बार बाद में देखेंगे। इससे ऊपर की जो लाइन है इसको एक बार बाद में देखेंगे। ये जो पोर्शन है एक बार इसको अपन बाद में देखेंगे। इससे पहले एक बार अपन इसको देख लेते हैं। अपन इसको बाद में क्यों देखेंगे वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा।
पर एक बार इससे यहाँ से अपन इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों 2020-21 के लिए यहाँ से भी दोस्तों इसको अपन ना देख के अपन देखेंगे इसको, यहाँ से दोस्तों इसको अपन देखेंगे, इस लाइन को भी अपन बाद में देखेंगे। चलिए दोस्तों अब अपन इसको देखते हैं, फिर इसको देखेंगे, उसके बाद में इस पोर्शन को देखेंगे। तो यहाँ तक अपन ने याद किया। अब देखिए दोस्तों 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश किया है, अभी जैसा कि मैंने बताया 1 फरवरी को पेश किया गया। ये किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, और ये निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। तो निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। आजाद भारत का अपन से पूछे तो ये 92वां बजट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय का ये दोस्तों 10वां बजट है। तो आजाद भारत का दोस्तों 92वां बजट है, और पीएम नरेंद्र मोदी के समय का ये 10वां बजट है। ये लाइन भी मैंने आपको लिख दी है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट चीज, एक दोस्तों पेश हुआ था ब्लैक बजट, क्योंकि दोस्तों अपन ये बजट पढ़ रहे हैं तो ये बजट की कुछ हिस्ट्री भी देख रहे हैं। जैसे अपन ने स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत का देखा, इसी प्रकार एक बजट पेश हुआ था, उसको कहा जाता है द ब्लैक बजट। कि द ब्लैक बजट किसने पेश किया? सबसे पहली बात तो द ब्लैक बजट दोस्तों यशवंत राव चौहान ने पेश किया था। किसने पेश किया था? यशवंत राव चौहान ने द ब्लैक बजट पेश किया। कब पेश किया दोस्तों? 1973 में पेश किया। और क्या था इस बजट का जो महत्वपूर्ण मान सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें किस चीज को दी गई थी? इसमें दोस्तों कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करके कोयला खदानों का बढ़ा चढ़ा के इनके विकास में जो पूंजी है वो दी थी बजट में। इसीलिए दोस्तों इसको ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि कोयला खदानों को इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो इसी कारण इसको द ब्लैक बजट नाम दिया गया। तो द ब्लैक बजट नाम याद रखिएगा, यशवंत राव चौहान, कोयला खदानों को बढ़ोतरी की गई थी इस बजट के अंदर, और 1973 में ये पेश हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, एक और बजट दोस्तों पेश हुआ था, तो इसको अपन याद रख सकते हैं, उदारीकरण वाला बजट। उदारीकरण वाला बजट दोस्तों किसने पेश किया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जो अपने प्रधानमंत्री रहते थे मनमोहन सिंह जी ने पेश किया। कब पेश किया दोस्तों? 1991 ईस्वी में ये पेश किया गया था उदारीकरण वाला बजट। अब दोस्तों बात आती है कि इसको उदारीकरण वाला बजट क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों 1991 में एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि देश के ऊपर जो आर्थिक संकट है वो बुरी तरह से मंडरा रहा था, तो बुरी तरह से मंडरा चुका था, और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी, और अपने देश के पास इतना पैसा भी नहीं था। कहा जाता है कि 7 दिन का पैसा भी देश के पास नहीं बचा था। उस समय ये बजट लेके आते हैं उदारीकरण वाला बजट, और इसीलिए इसका नाम उदारीकरण वाला बजट पड़ा था। और क्या इन बजट में मनमोहन सिंह जी लेके आए वो देखिए दोस्तों। इस बजट में दोस्तों ये 2-3 बिंदु आपको याद रखने हैं। इस बजट में लेके आए एलपीजी मॉडल। आप की नॉलेज के लिए आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो, और जो अच्छे कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं बड़े कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लिए तो याद रखना जरूरी है ही दोस्तों। तो एलपीजी मॉडल लेके आए। क्या था ये एलपीजी मॉडल दोस्तों? इसमें दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो सीमाएं थी इनको बढ़ाया गया। कहा जाता है कि दोस्तों 1991 से पहले जो भी विदेशी कंपनियां भारत व्यापार करने आती थी या भारत के अंदर अपनी कंपनियां डालना चाहती थी, तो उनका विरोध किया जाता था, उनको कंपनी स्थापित नहीं करने दी जाती थी। कारण ये था दोस्तों कि एक बार पहले ही आप पढ़ चुके हो कि 1857 से पहले जब अपने अंग्रेज सबसे पहले आए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तब भी वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के नाम पे उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और भारत की राजनीति में प्रवेश करके वो भारत के ऊपर शासन करने लगे थे। तो यही भावना, मनसा है वो अपने देश के जो भी प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री, इनके मन में थी कि ये अगर अपन विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की छूट देंगे तो यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगे और फिर से भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे और फिर से भारत गुलाम बन जाएगा। ऐसी इनकी सोच थी। इसीलिए जो खजाना था वो खाली हो चुका था। लेकिन इस बजट में, उदारीकरण वाले बजट में मनमोहन सिंह जी ने ये जो बाउंडेशन लगा रखी थी विदेशी कंपनियों के व्यापार करने की, कंपनी स्थापित करने की, भारत में जो पाबंदी थी इसको हटा दिया, इसको खत्म कर दिया। जिससे हुआ क्या दोस्तों, जिसमें उदारीकरण को बढ़ावा मिला, निजीकरण की जो भी कंपनियां थी, कंपनियां स्थापित की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला, और इससे बढ़ावा मिलने से दोस्तों वैश्विक स्तर पर जो नए नए प्रोडक्ट उनकी खोज होने लगी, उत्पादन होने लगा, जो देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको एक सही दिशा में उसका विकास होने लगा। इसी कारण इसको कहा जाता है उदारीकरण वाला बजट। और दोस्तों इसने क्या किया मनमोहन सिंह जी ने, और क्या किया दोस्तों, इसने
आयात और जो निर्यात के जो नियम थे उनको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया। जो टैक्सेस जो लगे हुए थे आयात निर्यात पे उनको कम कर दिया गया, बहुत न के बराबर कर दिया गया, ताकि एक देश दूसरे देश से बहुत अधिक मात्रा में आयात निर्यात कर सके और जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके और अपना देश एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया था इस बजट के बाद में। इसीलिए इसको उदारीकरण वाला बजट कहा जाता है। तो अपन ने उदारीकरण वाला बजट समझा दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं जीएसटी के बाद वाला बजट। एक और इंपॉर्टेंट बजट को अपन देखेंगे, जीएसटी के बाद वाला बजट। जीएसटी के बाद वाला बजट दोस्तों किसने पेश किया? स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने पेश किया है, क्योंकि स्वर्गीय अरुण जेटली जी का दोस्तों देहांत हो चुका है। तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने पेश किया जीएसटी के बाद वाला बजट। कब पेश किया दोस्तों? 1 फरवरी 2018 को पेश किया था। इस बजट की दोस्तों खासियत क्या थी कि इस बजट में के अंदर दोस्तों जो जीएसटी है उसको शामिल कर दिया गया था। तो अब जो जीएसटी से संबंधित क्या क्या कुछ बिंदु है दोस्तों जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको भी साथ में लिख दिया है। तो क्या था दोस्तों? जीएसटी क्या थी दोस्तों? इसमें 17 प्रकार के जो टैक्सेस हैं उनको मिलाकर एक कर दिया गया था, जिससे क्या है कि दोस्तों देश को जो टैक्स मिल रहा है, जो वो टैक्स की जो सीमा है वो बढ़ गई और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। तो इसलिए ये जो बजट है इसलिए याद करने लायक बजट है। जीएसटी के बाद वाला बजट अरुण जेटली जी ने पेश किया। जीएसटी में 17 प्रकार के टैक्सों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिससे जो जीएसटी से जो आमदनी या आय होती सरकार को वो बहुत अधिक मात्रा में होने लगी और इससे अपनी अर्थव्यवस्था सुधरी दोस्तों। तो जीएसटी से संबंधित जो बिंदु उनको आप याद रखिएगा। जीएसटी दोस्तों कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से आधी रात से जीएसटी लागू हो चुका था। तो कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, डेट के साथ याद रखिएगा दोस्तों। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? ये दोस्तों बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? 101वां संशोधन हुआ था। तो 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब जो वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है दोस्तों 1 फरवरी 2022 को, इससे संबंधित एक दो बातें और अपन यहाँ पे देख लेते हैं। 2022-23 का बजट जो दोस्तों 1 फरवरी को पेश हुआ है, इसमें दोस्तों कितनी राशि आवंटित की गई है? इसमें दोस्तों 39.45 लाख करोड़ रुपए है वो राशि रखी गई है। अलग अलग सेक्टरों में इस राशि का बंटवारा किया जाएगा, वो अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो राशि है 39.45 लाख करोड़, ये दोस्तों पिछले साल से ये राशि 4.61 लाख रुपए 4.61 लाख करोड़ रुपए अधिक है। पिछले बजट से कितनी अधिक है? 4.61 लाख करोड़ रुपए अधिक है। तो दोनों डाटा को आपको याद रखना है दोस्तों। आगे क्या देखते हैं दोस्तों, और क्या बताया गया है इस बजट के अंदर जो 2022 में अभी पेश हुआ 1 फरवरी को। इसमें बताया गया है दोस्तों कि आज़ादी से 75 से 100वां साल को अमृतकाल घोषित किया गया है। मतलब अभी जो वर्तमान में दोस्तों चल रहा है, आज़ादी का 75वां साल चल रहा है और 100वां साल मतलब 2047 तक। तो वर्तमान समय से लेकर 2047 तक का जो समय है इसको दोस्तों क्या घोषित किया है? अमृतकाल घोषित किया है। और अमृतकाल घोषित करने के लिए इसमें अलग अलग स्कीम लाई गई हैं, अलग अलग योजनाएं लाई गई हैं, जिनके माध्यम से जो बीच का जो टाइम पीरियड है इसको अमृतकाल बनाया जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, इस बिंदु को आप याद रखिएगा। ये दोस्तों यूएनओ ने भी वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और जो बजट में भी 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। यूएनओ ने 76 देशों के साथ मिलकर वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और ये बजट में भी यही बात बताई गई है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, ये अपन ने एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दिया था, अब अपन आते हैं इसके ऊपर दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या बताया था दोस्तों कि जो पिछला साल जो बीत गया है 2021, इसका सर्वेक्षण किया जाता है कि किस मुद्दे पे कितना व्यय हुआ है, किस पे कितना ज्यादा करना चाहिए था, किस पे कितना कम करना चाहिए था। ये होती है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, उनको अपन यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से उठा लेता है, कई बार बजट से उठा लेता है। तो अपन दोनों को एक साथ कवर करके चलेंगे ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी सूरत में। तो देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2022-23 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, ये दोस्तों पूछा जाता है कई बार कि जो वर्ष 2022-23 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का दोस्तों अनुमान कितना लगाया गया है कि 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी दोस्तों। ये दोस्तों रहेगी 8 से 8.5% तक रहने का अनुमान है। और साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे कि
2020-21 में या फिर अभी भी दोस्तों जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, अगर इस साल में और कोई बड़ी महामारी नहीं आती है, कोई बड़ा विनाश नहीं होता है, जैसे भूकंप जैसे ही कोई आपदाएं नहीं आती है, बड़ी आपदाएं विपत्ति नहीं आती है, तो ये ग्रोथ रेट अनुमान रहने का अनुमान है 8 से 8.5% तक रहने का अनुमान है। फिर से कोई बड़ी महामारी आ गई या फिर से बड़ी कोई प्रलय, भूकंप, तूफान जैसी स्थिति बन गई तो ये ग्रोथ रेट कम रह सकती है दोस्तों। इसमें यह बताया गया है कि स्थिति अगर सामान्य चलती रही तो ग्रोथ रेट 8 से 8.5% तक रह सकती है 2022-23। इस सन को आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से डाटा बदलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2021-22 के लिए दोस्तों जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ये कितनी रखी गई है? 9 से 9.27% है वो जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी 2021-22 के लिए 9.27%। नेक्स्ट दोस्तों अपन आंकड़ा देखते हैं। ये जो दोस्तों बजट है, बजट या फिर जो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये दोस्तों जो तैयार कौन करता है? तैयार करता है दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार, कि इसकी सलाह से ही दोस्तों जो निर्मला सीतारमण जी है, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, वो इनकी सलाह से ही बजट को पेश करती हैं और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इनकी सलाह से ही जारी की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों और ये बार बार पूछा जाता है। स्पेशली जब बजट पेश होता है तो उसके 2-4-6 महीनों में जो भी एग्जाम होता है उसमें दोस्तों ये नाम जरूर पूछा जाएगा कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो कौन है दोस्तों? अनंत नागेश्वरन, नाम याद रखिएगा। और एक और चीज स्पेशल ये है दोस्तों कि अभी कुछ एक दिन पहले ही ये चेंज हुए हैं, इनसे पहले कोई और थे और अभी चेंज करके नए बनाए गए हैं अनंत नागेश्वरन जी को, और इन्हीं के सलाह से ये बजट पेश हुआ है। तो स्पेशली ये नाम है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? अनंत नागेश्वरन जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या बताया गया है? यूएसए चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश बन गया है भारत। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो कि जैसे अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है और चीन उसके बाद भी एक महाशक्ति है, तो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश कौन सा बन गया है? वो भारत देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत में 2021 में जैसे कि मैंने पहले बताया आर्थिक सर्वेक्षण किसका जायजा लेती है? पीछे वाली वर्ष का। तो 2021 में 44 यूनिकॉर्न मिले हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। भारत में 2021 में 44 यूनिकॉर्न मिले हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों $1 बिलियन पार कर चुका होता है, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन पार कर चुका होता है, वो होती है दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं। तो ऐसी कितनी मिली हैं? 44 यूनिकॉर्न अभी मिले हैं 2021 में भारत में। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हो। अब दोस्तों क्या है कि भारत सरकार ने 2021 में किस किस मुद्दे पे कितना कितना व्यय किया, तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। और हो सकता है किसी कंपटीशन एग्जाम में गहराई से पूछे तो ये इसके लिए आप इसको याद रख सकते हो। तो 2021 में सबसे ज्यादा भारत सरकार ने किस किस के ऊपर खर्च किया? सबसे ज्यादा दोस्तों सड़कों के ऊपर खर्च किया है, फिर रेलवे के ऊपर खर्च किया है, फिर बिजली के ऊपर खर्च किया है, और उसके बाद दोस्तों भारत सरकार ने तेल व पाइपलाइन के ऊपर खर्च किया, और उसके बाद टेलीकॉम के ऊपर खर्च किया है। तो अपने हुए 3-4 अपने को जो ऊपर वाले हैं इनको याद रखना है, सड़क, रेल, बिजली और तेल व पाइपलाइन। अब कितना कितना खर्च किया है? सड़कों पे दोस्तों 27%, रेलवे पे 25%, बिजली पे 15% और तेल व पाइपलाइन पे 8% खर्च किया है दोस्तों। अब दोस्तों एक और जो अपवाद स्वरूप एक चीज आती है सामने निकल के, इसको आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि ये चीज भी पूछी जा सकती है। जैसे दोस्तों 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट रही कितनी? जो अनुमान क्या लगाया था वो नहीं है यहाँ पे कि क्योंकि ये साल बीत चुकी है 2020-21, तो इसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये रही कितनी? ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है अपने को। कितनी रही दोस्तों? वो रही दोस्तों -7.3% रही। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमेशा जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल की कुछ ना कुछ प्लस में रहती है, कुछ ना कुछ बढ़ती है। हो सकता है 19-20 रह जाए, किसी साल की 5.6 है तो किसी साल की 4.5 रह जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये 2020-21 की माइनस में रही -7.3%। इसका क्या रीजन था दोस्तों? इसका मेन रीजन यही था दोस्तों कि कोरोना महामारी आ चुकी थी 2020 में और बुरी तरह से सभी प्रकार की कंपनियां, काम धंधे, लोगों के व्यवसाय बंद हो चुके थे, जिससे अपनी जीडीपी एकदम से ठप हो चुकी थी। और अभी भी वर्तमान समय में भी सरकारी सेक्टरों में तो कुछ सुधार आ चुका है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर हैं अभी भी वो काफ़ी हद तक वो
बड़े जो उद्योग धंधे वो सुचारू रूप से नहीं चल पाए हैं, तो इसी वजह से अभी भी अपनी जीडीपी को नुकसान हो रहा है। और यही कारण रहा कि जीडीपी उस टाइम -7.3 रही। कब रही? ईयर याद रखना है, साल याद रखना है, 2020-21 में -7.3% अपनी जीडीपी रही थी दोस्तों। तो ये दोस्तों अपन ने देखा क्या थी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, क्या होती है और कौन कौन से इससे डाटा महत्वपूर्ण डाटा है उनको अपन ने याद किया। बजट क्या है, पुराने जो बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, उनको अपन ने याद किया। और दोस्तों अभी जो वर्तमान बजट है इसमें किस प्रकार से किन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया, अपन ने उनको देखा। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो लोग स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएएस वगैरह की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो उनको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। उसमें दोस्तों अपन बारी बारी से देखेंगे जो बजट से संबंधित जो भी सेक्टर है। जैसे आप सब लोग जानते हो इनकम टैक्स में सरकार ने क्या किया है, मेडिकल सेवाओं में सरकार ने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, डिजिटलाइजेशन के संबंध में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं, फार्मर्स के लिए क्या क्या सेवाएं दी हैं, कौन कौन सी जो बोल सकते हो आप योजनाएं लाएगी। और दोस्तों बैंकिंग के सेक्टर में सरकार ने कितने पैसे आवंटित किए हैं, रेलवे को कितना जो आवंटन है वो किया गया है, डिफेंस सेक्टर में क्या क्या सरकार नए उपाय लाएगी, और एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने क्या कौन कौन सी योजनाएं लाएगी और किस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाएगी। महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या किया है, जो MSME जो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज उद्योग है या फिर जो बड़े कारखाने उद्योग धंधे उनके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई है, कितना पैसा उनको डोनेट किया है, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सरकार किस प्रकार से अपना इस बजट में योगदान देगी, और जीएसटी और जीडीपी में क्या लाएगी सरकार। और दूसरा अपन देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने क्या योगदान दिया है। और लास्ट अपन देखेंगे दोस्तों कि आवास और जो मकानों हैं उनके लिए जो सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कौन सी योजनाएं लाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी योजनाएं लाएगी। तो जो भी बिंदु मैंने बोले हैं इन सब बिंदुओं के ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों नियमित पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई का जो क्रम है उसको आप ना तोड़ें। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। मेरा सपोर्ट है दोस्तों 100% आपके साथ रहेगा। मैं आपको एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई है वो जारी रखिएगा।